नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया, जीत उसे ही मिलती है। और इसी सियासी गणित को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल 2023 में पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। बीजेपी जहां ओबीसी बिल को लेकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर सत्ता में बैठी कांग्रेस भी इस आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए कवायद में जुटी है। अब सवाल यह है, क्या 2023 का चुनाव पिछड़ा वर्ग कार्ड के बूते पार लगेगा? मौजूदा दौर में ओबीसी वर्ग को साधने में किस दल के पास बढ़त है? देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ में फिर पिछड़ा पॉलिटिक्स, ओबीसी वोटर्स को साधने की जुगत। क्या 2023 के चुनाव में चलेगा पिछड़ा कार्ड? छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी एक बार फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग को साधने की जुगत में है। खास तौर पर ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी अभी से फोकस कर रही है। सदन में ओबीसी बिल पास होने के बाद बीजेपी नेता इस बात का श्रेय लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का सच्चा हितैषी केवल बीजेपी ही है। इसी बीच बीजेपी ओबीसी मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंचे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को अब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की इस नीयत को जनता के सामने लाने के लिए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी बीजेपी और ओबीसी मोर्चा। देश भर में एक सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े सभा कर रहे और ये कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोटर के नाते वोट बैंक राजनीति चलाए, मगर कभी भी आरक्षण हो या उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 27% आरक्षण की मांग पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इधर बीजेपी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए केवल लोक लुभावन बातें कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार लगातार ओबीसी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है कि पिछड़ा वर्ग के लिए वो कोई केवल आरक्षण की बात करके, लोगों को लोक लुभावने बात करके वो कोई सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का समूचा पिछड़ा वर्ग किसान है और छत्तीसगढ़ में किसान चेहरा माननीय भूपेश बघेल जी हमारे नेतृत्व करता है और लगातार किसानों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास निष्फल साबित होंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में ओबीसी की वास्तविक संख्या कितनी है, इसका पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसी वोट बैंक के दम पर बीजेपी यहां लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव अपने नाम करती रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाकर कांग्रेस ने 15 साल का वनवास खत्म किया। प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 4 विधायक ओबीसी वर्ग के हैं। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या इस बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी भी ओबीसी नेता को ही सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? 2023 में ओबीसी वर्ग किसका साथ देता है, इन सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये तय है कि ओबीसी वोटर्स जिसके साथ होगा छत्तीसगढ़ में वही राज करेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राजनीति में शायद कुछ बदलता नहीं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं और समय के साथ चीज़ें रिपीट होती हैं। जब जब बीजेपी धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर कोई दल आगे बढ़ता है, तब फिर जातिवादी राजनीति फिर से परवान चढ़ने लगती है। देश में इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से बिहार के नेताओं ने जाति जनगणना की बात की, फिर उसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं ने सुर मिलाया, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या संबंध है। फिर केंद्र सरकार ने जो बिल पारित किया, 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित किया, जिसके तहत राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप जो पूरे देश भर में 671 पिछड़ी जातियां हैं, उनको अपने अपने राज्य के हिसाब से आप पिछड़ा घोषित कर सकते हैं। अब इसमें मामला कहाँ अटक रहा है? इसमें मामला यहाँ अटक रहा है कि राज्यों की जो राजनीति है उसमें ओबीसी वर्ग का बड़ा योगदान है पार्टी के अंदर, और जब दो पार्टियां आमने सामने होती, उन दोनों के बीच भी ओबीसी को लेकर या आदिवासी को लेकर या जनजाति को, जाति को लेकर बात चलती है।
ऐसे में दोनों पार्टियां अपने अपने नेताओं को उसी तरह से प्रोजेक्ट करती हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहाँ पर दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदिवासी हैं और दोनों के जो प्रमुख नेता हैं सदन के अंदर वो दोनों ओबीसी वर्ग से हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलग अलग वर्गों के और मोर्चों की बैठक ले रही है और उनके केंद्रीय नेता आ रहे हैं, अलग अलग तरह के नेता आ रहे हैं, तो ये 2023 की तैयारी, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्वरूप बनेगा, केंद्र ने जो बिल पारित किया उसका छत्तीसगढ़ में क्या असर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के नेता उसको कैसे इनकैश करेंगे, छत्तीसगढ़ में कितनी ओबीसी जातियां हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो पार्टी सत्ता में आना चाहेगी उसको किसको साधना पड़ेगा, कौन सा वर्ग बड़ा है, या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे जातियों को अपने साथ मिलाकर बड़ी जातियों को चुनौती दी थी, क्या उस तरह का कोई समीकरण बनेगा। सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओपी चौधरी जी हैं। चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं और खरसिया से चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से देवेंद्र यादव हैं, युवा नेता हैं। नमस्कार। और प्रदेश की एक बड़े ओबीसी जाति यादव का भी नेतृत्व करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं मूलतः। चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो अगला चुनाव होगा, जिस तरह से आपकी पार्टी ने अलग अलग मोर्चों की बैठक कर रही, कभी जनजाति मोर्चे की बैठक होती है, कभी महिला मोर्चे की बैठक होती है, कभी युवा मोर्चा की बैठक होती है, और उसके बाद अभी ये बहुत समय बाद देखने में आया जब पिछड़ा वर्ग के नेता यहाँ पर आए और बड़ी बैठक हुई है, और उसमें आपकी पार्टी के दो प्रमुख नेता सरोज पांडे और डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। आपकी पार्टी अगले चुनाव में, जैसा कि हमने आंकड़े के हिसाब से बताया कि अभी आपके पास 4 विधायक हैं ओबीसी वर्ग से, कांग्रेस के पास 17 हैं। आपकी पार्टी को क्या उम्मीद है, कहाँ तक आपकी पार्टी पहुँच सकती है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की दिशा में काम करती है मूल रूप से, लेकिन हमारे समाज के बहुत संविधान के अनुसार, समाज के अनुसार जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें या अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें, इन सभी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मोर्चा बना करके कार्य कर रही है। और विशेषकर आज अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में जो आज आपने डिबेट रखा है मिश्रा जी, तो इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार ओबीसी समुदाय को ठगते हुए आई। आजादी के बाद इतने सालों तक शासन किया, लेकिन मंडल कमीशन का अगर किसी ने निर्माण किया तो जनता दल की सरकार ने किया था, जनता पार्टी की सरकार ने किया था। 1977 से 1980 के बीच में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और उसके बाद इंदिरा जी को 1980 से 84 तक का समय मिला था, 1984 से 1989 तक राजीव गांधी जी को समय मिला था, लेकिन इन समयों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और फिर जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसमें जाकर के ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ मिल पाया। तो ये सारी हकीकतें हैं। और इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि 1989 में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो रहा था तो राजीव गांधी जी ने उसका खुले तौर पर विरोध किया था, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। तो कांग्रेस हमेशा से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को ठगते हुए आई है, और इस बात को आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। आज ऐतिहासिक रूप से आजादी के बाद सबसे अधिक ओबीसी मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में 27 की संख्या में है, जो 25 राज्यों से आते हैं और 20 अलग अलग जाति समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी की जो धारणा है भारतीय जनता पार्टी की, उसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और निश्चित रूप से इस बात को अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय, एसटी समुदाय, एससी समुदाय, सभी समुदाय, इवन जनरल वर्ग के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे जनरल वर्ग के लिए, उसके लिए भी एक व्यवस्था करके मोदी जी ने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को साकारित किया है। इस बात को जन जन तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलेगा। मिश्रा जी चौधरी जी, आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन मेरा सवाल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को करारी हार मिली और लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को अच्छी सफलता मिली। तो यहाँ पर मोदी जी का नाम आपकी पार्टी की जो राज्य में सरकार आने की आप जो संभावना दिख रहे हैं उसमें कितना लाभ मिलेगा? जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं उसका छत्तीसगढ़ से क्या संबंध होगा? क्या छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर चलेगा विधानसभा चुनाव में, या कांग्रेस उसी तरह चुनाव जीतेगी? और कांग्रेस ने जिस तरह से आरक्षण बढ़ाया था मोदी
भूपेश बघेल सरकार ने आने के बाद जो 82% हो गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बढ़िया काम ये किया है कि वो राशन कार्ड के माध्यम से यहाँ के लोगों की जाति के गणना कर रही है। एक तरह से जब वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी तो मध्य प्रदेश सरकार की तरह नहीं कि बड़े बड़े हम वकील खड़े करेंगे, बजाय उसके तथ्यों के साथ छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो वहाँ जाने वाली। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी, जो मेरा पहले सवाल था वो अभी है, किस तरह से मुकाबला करेगी कांग्रेस का? जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जनादेश पिछली बार नहीं मिला, लेकिन इसके पहले लगातार हैट्रिक 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पहला चीज। दूसरा चीज, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, दोनों के अपने राष्ट्रीय स्तर से एक विचारधारा प्रवाहित होती है। तो जो मैंने बातें कही वो कांग्रेस के मूल चरित्र को, मूल चेहरा को उजागर करने वाली बातें हैं, तथ्य हैं, फैक्ट हैं। तो वो भी, उन बातों को भी सभी वर्ग, सभी लोग, सभी समुदाय अच्छी तरह से समझते हैं और मैं मानता हूं कि इन सब बातों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग अच्छी तरह से बात को समझेगा। दूसरी बात है कि अभी आपने कहा कि भूपेश बघेल जी ने सरकार में आते ही रिजर्वेशन की बात कही, जो उस रिजर्वेशन को बढ़ाया, कितना बड़ा ढकोसला था और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय पर पीठ पर छुरा भोंपने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है। देखिए, एक तरफ ये रिजर्वेशन बढ़ाने का तुरंत कवायद कर दिए और दूसरा एक ऐसे एक्टिविस्ट को जो कांग्रेस से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, उसको जाके अगले दिन वहां पे पिटीशन लगवा के वहां पे सरकार ने कोई पक्ष नहीं रखा और वहां पे स्टे हो गया और उसी एक्टिविस्ट को कबीर शोध संस्थान का अध्यक्ष बना करके उसको लाखों रुपए महीने का सैलरी भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। तो एक तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात किए और अपने ही आदमी को जाकर कोर्ट में स्टे लगवा दिए। पिछड़ा वर्ग पर अगर सबसे बड़ा अगर किसी ने छुरा भोंपा है तो भूपेश बघेल जी ने भोंपा है और इसको पिछड़ा वर्ग, आरोपों पर पिछड़ा वर्ग समुदाय भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और समय आने पर जवाब देगा। मैं आपके आरोपों पर देवेंद्र यादव जी का पक्ष जरूर जानना चाहूंगा। देवेंद्र यादव जी, मेरे इसके पहले जब डिबेट हुई थी उसमें जो धर्मलाल कौशिक हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनके बारे में अभी ओपी चौधरी जी ने कहा है कि उन्होंने याचिका लगाई और उनको उस याचिका पे स्टे हुआ, उसके बाद उसी व्यक्ति को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक शोध पीठ का अध्यक्ष बनाया जाता है और उनकी तनख्वाह, जैसा कि उन्होंने बताया, उतनी करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि आपकी पार्टी के नेताओं का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी को काम करते हुए, वो बेसिक इलेक्शन फोकस रहती है। भारतीय जनता पार्टी, उनको चुनाव आए तो चुनाव के हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाती रहती है। आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 साल से बहुत सारे विषयों को रखने की कोशिश कर रही है। कभी धर्मांतरण की बात करती है, कभी नमक की बात करती है, अभी ओबीसी की बात कर रही है। ओबीसी का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है, छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार है। मैं इनकी सम्मानित साथी कह रहे थे इंदिरा जी के समय में, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो इंदिरा जी के कार्यकाल में सबमिट की गई और जनता पार्टी का कार्यकाल, उस समय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद इंदिरा जी ने उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट के लिए 2 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया ताकि उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाए और ये सब पेपर्स में है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर या वर्किंग स्टाइल है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो गुमराह करने का बात है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण छत्तीसगढ़ की सरकार, इनकी 15 साल की सरकार थी। ये चरित्र की बात करते हैं, पीठ पे छुरा भोंकने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल की इनकी सरकार थी। 2008 में, 2013 में इन्होंने कहा, इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा उस समय के तत्कालीन रमन सिंह जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पिछड़ा विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। 2008 के भी घोषणा पत्र में देख लीजिए, 2013 के में देख लीजिए, कहां गया वो वादा। इसलिए जनता ने इनको पटकनी दी है और 14 सीटों में सीमित किया है। ये क्या बात करेंगे ओबीसी वर्ग के लिए? आज छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में हर स्तर पे, भले विधानसभा में 17 विधायक हैं। देवेंद्र यादव जी, आपकी मैं सारी बात मान लेता हूं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं
जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि आपकी पार्टी ने जो आरक्षण बढ़ाया था सरकार आने के बाद, उसको एक ऐसे व्यक्ति ने जाके कोर्ट में चुनौती दी जिसको सरकार ने एक पीठ का अध्यक्ष बनाया हुआ। इस बात पर आपका जवाब जरूर चाहूंगा, स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, इस स्पेसिफिक सवाल पे भी मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन जिस तरीके से सम्मानित साथी ने चरित्र की बात की, पीठ पर छुरा भोंकने की बात की, तो उनको अपना चरित्र पहले देखना चाहिए। ये केवल चुनाव के हिसाब से एजेंडा बनाते हैं, जनता के हिसाब से नहीं बनाते। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर ये पहला राज्य होगा जो हेड काउंट की ओर जा रही है। हम हमारे ओबीसी भाइयों को उनका पूरा अधिकार दिलवाएंगे, हम हमारे एससी भाइयों को उनका पूरा अधिकार दिलवाएंगे, हम हमारे एसटी भाइयों को उनका पूरा अधिकार दिलाएंगे, और 10% जो हमारे बीपीएल श्रेणी के साथी जिनको आरक्षण हुआ उसको यहां लागू किया है, उनको भी अधिकार दिलाएंगे। सर्वमान्य रूप से हर तरीके से हर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। और जहां तक बात है कोर्ट में चैलेंज करने की, तो हर स्तर पर हेड काउंट्स के आधार पर हम अपनी आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, और जहां पर मौका मिलेगा वहां लड़ेंगे, सड़कों की भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के ओबीसी समुदाय को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। आप देखिए देवेंद्र यादव जी, आप लड़ाई लड़िए, सड़कों की लड़ाई लड़िए, अदालत की लड़ाई लड़िए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति आपकी पार्टी से किसी रूप में जुड़ा हुआ हो, उसको आपकी सरकार के कार्यकाल में उपकृत किया गया हो, उस व्यक्ति ने यदि कोई याचिका लगाई है तो उस बारे में आपकी पार्टी क्या निर्णय ले रही है, ये जानना चाह रहा हूँ। सीधा सवाल है। हमारी पार्टी से कोई भी जुड़ा नहीं है, ये भी सीधा जवाब है, ये एकदम सीधा जवाब है। हमारी पार्टी का कोई सदस्य है तो आप बताइए। और इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी का काम है गुमराह करना। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को इस तरीके से डिप्यूट करके लगातार गुमराह करने की कोशिश करती है। चलिए, आपकी इस बात पर मैं ओपी चौधरी जी का जवाब लूं। ओपी चौधरी जी, देवेंद्र यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि याचिकाकर्ता का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा डिप्यूट किए जाते हैं। अब इस बात पे एक्सपोज होना, देवेंद्र यादव जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे युवा नेता हैं, लेकिन वो भी पार्टीगत मजबूरियों में बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को पता है, इस मामले में पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है, उनको भी ये बात पता है, लेकिन यहाँ पार्टीगत मजबूरी के कारण कुछ बोल नहीं सकते कि किसको कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बनाकर कितने लाख की सैलरी दी जा रही है। पूरा प्रदेश जान रहा है, इसमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। आप भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, पूरा प्रदेश समझ रहा है। दूसरी बात जो बात हो रही है कि देखिए, जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी को 17 साल का समय मिला, इंदिरा जी को पहले टर्म में 77 तक करीब 11 साल का समय मिला, 80 के बाद उनको 4 साल का समय मिला। तो अगर मैं केवल नेहरू जी के 17 साल को और शुरू के 11 साल को उनके मैं बात करूं, तो उस समय इन्होंने मंडल कमीशन का या कोई भी इस तरह के कमीशन का गठन करने का इनको फुर्सत नहीं मिला। अभी देवेंद्र भाई जी बता रहे थे कि वो बार बार उस समय को बढ़ाती रही। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस लिंगर ऑन करती रही। जब 77 में ओबीसी कमीशन बैठ गया था, 80 में इंदिरा जी फिर प्रधानमंत्री बन गई थी, तो 80 से 84 तक उनको 4 साल का समय मिला था। 84 से 89 तक राजीव गांधी जी को समय मिला था। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कमीशन है, वो मोदी जी के आने के पहले तक 50 साल से अधिक समय का बीत गया। जो ओबीसी कमीशन था, वो बिना पंजे के और बिना दांत की संस्था बनी रही। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसको संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। नीट पे अभी हम देख रहे हैं कि 27% आईएएस की परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू हो गया, लेकिन नीट की परीक्षा में लागू नहीं हुआ। उसको लागू किसने किया? मोदी जी ने किया। केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण कहीं लागू नहीं होता रहा, जबकि आईएएस जैसे परीक्षाओं में लागू हो गया। लेकिन कांग्रेस को इतने समय तक मौका मिलता रहा, 17 साल नेहरू जी को, 12 साल इंदिरा जी को, 4 साल और जो 16 साल, फिर अब यूपीए 1 और 2 की बात करूं तो 10 साल। तो इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, नीट के लिए। आपने चौधरी जी को सुना होगा, उनका कहना है इतने लंबे कार्यकाल मिले आपके प्रधानमंत्रियों को। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू को 17 साल, इंदिरा गांधी को 11 साल के अलावा +4, राजीव गांधी के 5 साल और यूपीए का 10 साल। जी देखिए, ऐसा है कि मैंने सम्मानित चौधरी साहब को पिछली सरकार में सरकार का पक्ष रखते हुए बतौर अधिकारी के रूप में सुना था। उनसे चर्चा कभी करने का अवसर नहीं मिला,
अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको सुन रहा हूं, तो पहले के और अभी के वर्जन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मानसिकता ऐसी बनी हुई है। लेकिन जहां तक ये सम्मानित हमारे साथी बोल रहे हैं नेहरू जी के बारे में, तो उनको शायद ध्यान नहीं है कि 1952 में ही नेहरू जी ने पिछड़ा कमीशन का गठन किया था, ताकि सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक उत्थान पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल सके। जहां तक नेहरू जी की बात है, जब देश आजाद हुआ था तो देश 500 से अधिक टुकड़ों में था। उन टुकड़ों को जोड़कर एक हिंदुस्तान बनाया, एक भारत देश बनाया नेहरू जी ने। और ये आज इस तरीके की बात करते हैं। देखिए 15 साल मिले रमन सिंह को, 15 साल में रमन सिंह ने अगर ओबीसी समुदाय के लिए कुछ किया तो घोषणा पत्र में किया कि ओबीसी समुदाय के लिए पिछड़ा विकास प्राधिकरण बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 17 विधायक कांग्रेस के हैं। चौधरी जी आप अपनी बात रख सकते हैं। 562 देशी रियासतों की बात देवेंद्र जी ने कही है। 562 देशी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल ने किया। केवल एक स्टेट को हैंडल किया था नेहरू जी ने, वो था कश्मीर। और कश्मीर आज तक चलिए बात बहुत पीछे तक जा रही है, नेहरू जी तक बात चली गई है, लेकिन बात अभी के आरक्षण की उसके श्रेय लेने की है। सबके अपने अपने तर्क हैं। जिस तरह से चौधरी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, चाहे प्राधिकरण की बात हो, चाहे आयोग की बात हो। देवेंद्र यादव जी का कहना है चाहे कुछ हो जाए, चाहे सड़क की लड़ाई लड़ना पड़े, हम ओबीसी को आरक्षण और उनका हक दिला के रहेंगे। अब ये जनता को तय करना है कि उसका असली जो उसके लिए पक्ष रखने वाला, उसके लिए खड़ा होने वाला कौन है, और ओबीसी वर्ग को तय करना है कि उनका भला कौन सी पार्टी करना चाहती है। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। इस चर्चा में भाग लेने के आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।